जी क्लास, वेलकम बैक इन सेशन 2। आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए और मैं ये स्क्रीन शेयर कर लूँ और ओके क्लास, मैं यहाँ पर मैसेज में कर दिया मैंने आप स्टूडेंट्स को, ताकि सबको समझ में आ जाए। और ओके, ठीक है, और मैं यहाँ पर एडमिट भी कर दूँ आप तमाम स्टूडेंट्स को, ताकि जल्दी से सब आ जाए, फिर हम बात वही से शुरू कर दें। शरीफा, माइक आप म्यूट करेंगी या मैं करूँ? हसीब, ओके क्लास, हम कंटिन्यू करते हैं और जो बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे हम उनको एडमिट करते रहेंगे। मैंने आपसे शेयर कर ली है स्क्रीन और अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो हम क्लास बात कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ पर इस ग्राफ में क्वांटिटी और प्राइस की बात हो रही है। ये डिमांड कर्व है जो आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, और इसमें आपके पास इलास्टिक डिमांड की जो बात थी वो आपके पास पॉइंट एफ से आई तक की बात हो रही है, और इन इलास्टिक की बात हमारे पास है यहाँ पर है ए से लेकर डी तक के पॉइंट्स की, और पॉइंट ई आपको याद होगा अभी हमने डिस्कस किया था कि ये यूनिटरी इलास्टिक है। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमें तो इस तरह से नजर आ रहा है। एक्चुअली ये इसलिए लिखा हुआ है ऐसे, ये इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या इन इलास्टिक इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि हमारे पास नीचे जो टोटल रेवेन्यू कर्व है ये हमें इन पॉइंट्स को लिखने की हेल्प कर रहा है। इसको देखते हैं। जीरो वैल्यू आपके पास है, टोटल रेवेन्यू जीरो, और आपके पास क्वांटिटी भी जीरो थी। ठीक है क्लास, और मैं आपको यहाँ दोबारा से स्प्लिट करके बता दूं। ठीक है, हेडिंग्स देखने की इस वक्त हमें जरूरत नहीं है, और मैं आपको ये बता दूं इस तरह से। अब क्लास आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी भी जीरो है और हमारे पास टोटल रेवेन्यू भी जीरो है। यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ये आपके पास जीरो है ना, ये चीज, ये जीरो है और ये भी जीरो है। ये 10 है और ये 350 है। तो ये 10 हमारे पास है क्वांटिटी और 350 हमारे पास है टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ये क्वांटिटी 10 है और 350 टोटल रेवेन्यू है। इसके बाद 2600 2600 ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया। फिर 750 और 30, ये देखिए, ये 30 750, और इसके बाद फिर हमारे पास 40 और 800। ये देखिए हमारे पास ये 40 और ये 800 हमारे पास आ गया। ठीक है, और इसके बाद 50 750, 50 750, और उसके बाद 60
600, ये 60 और ये 600, 70, 350, 70 और 350 और फिर 80 और 0 और ये 80 और ये 0 हमारे पास आ गया। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये पॉइंट्स ज्वाइन होकर एक हमें रेवेन्यू कर्व मिल गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर ये बढ़ रहा है। ठीक है, जब बढ़ता है, बढ़ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये इलास्टिक डिमांड हमारे पास है। मतलब इन अदर वर्ड्स हमारे पास आंसर, इलास्टिक डिमांड में हमारे पास आंसर्स क्या आ रहे थे, ये देखिए, इलास्टिक में हमारे पास आंसर ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहे थे वो इलास्टिक डिमांड थी हमारे पास। ठीक है, तो इलास्टिक डिमांड में हमारे पास आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहे हैं। तो ग्रेटर देन 1 आने का मतलब ये है कि हमारे पास रेवेन्यू यहाँ पर कम है, 0 प्रोडक्ट सेल हो रही है या 10 प्रोडक्ट सेल हो रही हैं या 20 हो रही हैं या 30 हो रही हैं, और फिर हमारे पास ये, और फिर हमारे पास ये इन इलास्टिक की बात आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर के डेटा की वजह से ये ग्राफ हमारे पास प्रिपेयर हुआ। मैं आपको एक दफा इस चार्ट को, ग्राफ को फिर रिपीट कर दूं। जो डेटा हमारे पास है उससे हमने क्वांटिटी और प्राइस के रिस्पेक्ट ये प्रिपेयर किया। ठीक है, प्रिपेयर करने के बाद हमने यहाँ पर उन वैल्यूज को लिया, ये हमने प्राइस ली, और यहाँ पे हमने क्वांटिटी जो हमारे पास थी गिवन, उनको हमने जब प्लॉट किया तो हमारे पास एक ब्लू कलर की लाइन आ गई। ठीक है, और हमने यहाँ पर इनको लिख दिया ABCDEFGHI तक। इसके बाद हमने नीचे का ग्राफ ड्रॉ किया बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नीचे, और हमने लिखा क्वांटिटी, और यहाँ पर हमने लिया अलोंग वाई एक्सिस टोटल रेवेन्यू, और हमने यहाँ पर क्वांटिटी और टोटल रेवेन्यू की वैल्यूज को प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो एक कर्व आया, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि हमारे पास यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर आ रही थी वो ग्रेटर देन 1 थी, जिनको हम कहते हैं इलास्टिक। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इन चीज़ों को देखकर कि हमारे पास ये इलास्टिक डिमांड है। और इन इलास्टिक कौन सी है, यहाँ पर जो हमारे पास लेस देन 1 की बात हो रही थी, और यहाँ पर एग्जैक्ट 1 मतलब यूनिटरी इलास्टिक, कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है क्लास, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ प्रिपेयर होता है, जिसको हम यहाँ पर ऐसे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसकी भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी हुई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं क्योंकि आप ग्राफ समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक ऐसे। द डिमांड कर्व कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डेटा इन टेबल 3-1 is presented in the top panel of figure 3.3-1। ठीक है, ऊपर का जो पैनल था ना चार्ट का, और ये नीचे वाला पैनल आपको नजर आ रहा है, तो ये ऊपर वाला चार्ट, नीचे वाला चार्ट, उसको पैनल कहते हैं। तो ऊपर वाले पैनल में हमें क्या नजर आ रहा है, इज प्रेजेंटेड in the top panel of figure 3-1, while the total revenue associated with each price quantity combination in the demand curve is graphed in the lower panel। ये तो हमें समझ में आ गया कि ऊपर के पैनल में हमारे पास प्राइस की बात हो रही है और नीचे हमारे पास टोटल रेवेन्यू की बात हो रही है। As we move up the demand curve from point A to point I, demand becomes increasingly elastic। तो हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट आई तक डिमांड जो है वो इंक्रीजिंगली इंक्रीज हो रही है और इलास्टिक है। एट पॉइंट ई वेयर डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमाइज्ड। टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज था ना ई पर, ये लिखा हुआ ई। ठीक है, एट पॉइंट्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ई, नॉर्थ वेस्ट ऑफ ई का मतलब होता है कि नॉर्थ और लेफ्ट की तरफ। तो ई के जो हमारे पास लेफ्ट की तरफ थे, डिमांड इज इलास्टिक एंड टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस एज प्राइस इंक्रीजेस। ठीक है, हम यहाँ तक मैंने मार्क कर दिया कि यहाँ तक मैंने पढ़ाया आपको। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि एट पॉइंट ई वेयर डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक,
टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमाइज, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं, फिर हम ग्राफ को देखेंगे। एट पॉइंट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ E, demand is elastic and total revenue decreases as price। ये देखिए हमारे पास ये E था और यहां से इसके बाद हमारे पास जो है ये इलास्टिक है और हमारे पास ये रेवेन्यू कम है जैसे हमारे पास प्राइस बढ़ रही है। तो यह प्राइस हमारे पास F की प्राइस 25, G की, H की और I की प्राइसेस हमारे पास बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे पास टोटल रेवेन्यू ये कम है। आप देख रहे हैं, तो प्राइस बढ़ रही है, इसीलिए हमने ऊपर का और नीचे का पैनल इस चार्ट में एक साथ बनाया कि हमारे पास ये जैसे प्राइसेस बढ़ रही हैं, हमारे पास नीचे टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया था। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब इसे आगे हम पढ़ते हैं। एट पॉइंट्स, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये होता है कि हम जब खड़े होते हैं तो हमारे पास हमारा सर नॉर्थ की तरफ होता है, जैसे ये नॉर्थ की तरफ है, नीचे साउथ होता है, और राइट की तरफ हमारे मैप में अगर देखें तो ईस्ट होता है और लेफ्ट की तरफ वेस्ट होता है। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ लेफ्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ और लेफ्ट की तरफ ऊपर हम देख रहे हैं, और लेफ्ट की तरफ जब देख रहे हैं तो हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक के लेफ्ट पर हमें इलास्टिक डिमांड के पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, F, G, H और I, इसलिए इसको ये कहा गया था। अब हम बात करेंगे, ठीक है, कुछ ईस्ट की बात करेंगे। At points to the southeast of E, demand is inelastic and total revenue increases when price increases। तो टोटल रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है। अब आप देखें कि ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, आप देख रहे हैं ये ग्राफ, ये यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ रहा है, ए से लेकर डी तक रेवेन्यू बढ़ रहा है, हमारी प्राइस भी बढ़ रही है 5, 10, 15 और 20 तक। ये डी तक हमारे पास ये प्राइस ऐसे आ रही है। ए की प्राइस 0 थी, बी की 5, सी की 10 और डी की 15 प्राइस है। तो हमारे पास प्राइस बढ़ रही है। तो जब प्राइस बढ़ रही है तो हमारे पास ये रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये ऐसे बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पीक पे पहुंच जाएगा और फिर यहाँ से कम होना शुरू हो जाएगा और हमारे पास क्वांटिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात की जा रही है जो ऊपर हमें नजर आ रहा है, उसी की ही इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, दिस रिलेशनशिप अमंग द चेंजेस इन प्राइस, जो ऊपर हमने चेंजेस देखे हैं, रिलेशनशिप देखा है इन प्राइस, इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू टेस्ट। ये हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी अब आ गई है। ये हमारे पास जो रिलेशनशिप है ऊपर, जिसमें हम प्राइस और इलास्टिसिटी और टोटल रेवेन्यू को डिस्कस कर रहे थे अभी, इसको हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू टेस्ट। मतलब अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास कुछ गिवन प्राइसेस हैं और एक फंक्शन दिया हुआ है, आप टोटल रेवेन्यू टेस्ट तो करें, तो आप ये तमाम काम करेंगे, ऊपर का चार्ट भी प्रिपेयर करेंगे और ये आपके पास जो चार्ट, ये जो टेबल था ना आपके पास, ये टेबल भी पूरा प्रिपेयर होगा इस फंक्शन और इन प्राइसेस के रेस्पेक्ट, और उनकी वजह से फिर आपके पास यहाँ पर ये चार्ट जिसके 2 पैनल्स है, अपर पैनल, लोअर पैनल, इनको भी प्रिपेयर किया जाएगा। और फिर इसके बाद फिर यहाँ पर इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, ये जितनी मैंने आपको बताई है, ये सब इसके साथ शामिल होती है। ठीक है, तभी तो पता चलता है ना कि इसका मतलब, चार्ट बनाने का मतलब है क्या, सिर्फ देख के तो मतलब नहीं होता ना। तो हमने जो इम्पोर्टेंट इंटरप्रिटेशन थी वो मैंने आपको लिख के बता दी, तो ये इंटरप्रिटेशन करना भी जरूरी होता है। ये मैं एम्फेसाइजली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके मार्क्स होते हैं। अगर इंटरप्रिटेशन ना की जाए, जो मैंने आपको ये लिखकर बताया है, अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर मार्क्स डेफिनेटली उनमें फर्क आ जाता है। अब हम क्लास पढ़ते हैं टोटल रेवेन्यू टेस्ट क्या चीज होती है। जो हमने पढ़ा है वही है, उसको दोबारा से बताया जा रहा है। इफ डिमांड इज इलास्टिक एंड इंक्रीज इन प्राइस, इलास्टिक में प्राइस बढ़ रही थी ना लेफ्ट साइड पर, F, G, H, I पॉइंट्स। अब उनको आप थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, अभी हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, बार बार स्क्रॉल करने में आप भी परेशान होंगे। तो हमारे पास E पॉइंट तो यूनिटरी इलास्टिक था, उसके बाद E के बाद क्या था, F, G, H, I। तो हमारे पास वहां प्राइस बढ़ भी रही थी। ठीक है, तो इफ डिमांड इज इलास्टिक एंड इंक्रीज
इन प्राइस विल लीड टू अ डिक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हम ये पढ़कर आ रहे हैं। उसको अगर सेंटेंस को उल्टा करें, ऑपोजिट करें, तो हमें क्या नजर आता है? इफ डिमांड इज, ठीक है, इज इन इलास्टिक, ठीक है, एन इंक्रीज a decrease in price will lead to an increase in total revenue। अभी हम ये पढ़कर आ रहे हैं, इस तरह से हमारे पास ये बात ऐसे हो रही है। ओके, इसके बाद हमारे पास है इफ डिमांड इज इन इलास्टिक एन इंक्रीज इन प्राइस विल लीड टू एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। तो यहां भी इंक्रीज होता है, हमारे पास प्राइस भी इंक्रीज होती है इन इलास्टिक में, और ठीक है, एन इंक्रीज इन प्राइस विल लीड टू एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। तो प्राइस भी इंक्रीज होती है, टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। ठीक है, और हम जब इलास्टिक की बात करते हैं तो क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज होती है लेकिन टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होता है, इसे कहते हैं इलास्टिक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या नजर आया? ये इंक्रीज है प्राइस में, और हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपके पास यहाँ पर। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, और ये यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। ये चीज़ है। तो जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास प्राइस इंक्रीज होती है और टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होता है। लेकिन जब हम इन इलास्टिक की बात करते हैं तो प्राइस भी इंक्रीज होती है और टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। ठीक है क्लास, इस सारे टेस्ट को, टेबल प्रिपेयर करने को और चार्ट्स के दोनों पैनल्स प्रिपेयर करने को हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू टेस्ट। और मैं अब दोबारा बता दूं कि इन दोनों टेबल की और चार्ट्स की इंटरप्रिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जितने आपके टेबल और चार्ट्स को प्रिपेयर करने की इंपॉर्टेंस है, उतनी ही इंपॉर्टेंस इन चीज़ों की भी है। अब क्लास थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ के पास एक जनरल बात लिखी हुई है, बिजनेसेस अराउंड द ग्लोब यूज द टोटल रेवेन्यू टेस्ट टू हेल्प मैनेज कैश फ्लोज। कैश फ्लो का मतलब वही है कि आपका कितना कैश आ रहा है, जा रहा है। तो आप अगर एक इकोनॉमिस्ट हैं या आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आपका फौरन ये कंसर्न होगा कि मेरे पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर इंस्टेंस, डेल रिसेंटली फेस्ड अ डायलेमा रिगार्डिंग इट्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर कंप्यूटर्स। और वो क्या था डायलेमा उनका? उनका प्रॉब्लम क्या थी? Should it increase prices to boost cash flow or adopt a cut price and make it up in volume strategy? तो क्या वो प्राइस को बढ़ाकर कैश फ्लो बढ़ा लें या प्राइस को कट करके अपने वॉल्यूम्स को बढ़ा लें? Based on the careful analysis of its demand, the company decided to adopt the latter strategy and reduce price in order to increase revenues. तो जैसे आपको भी सिखाया, इसी तरह उनके पास भी इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियंस मौजूद होंगे। देखिए, स्टैटिस्टिशियंस जो होते हैं ना, वो स्टैट्स के डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और इकोनॉमिस्ट उस डेटा को इकोनॉमिक्स के तौर पर यूज करते हैं। इसीलिए आप जब बिजनेस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो आपके पास स्टैट्स के सब्जेक्ट्स भी होते हैं और आपके पास इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स भी होते हैं। एक्चुअली आपने डिसीजन मेकिंग इकोनॉमिक्स से करनी है, उसके लिए आपको स्टैट्स चाहिए है। स्टैट्स को पढ़ने के लिए बहुत सी दफ़ा आपको मैथ्स भी चाहिए होता है। तो मैथ्स से स्टैट्स, स्टैट्स से फिर इकोनॉमिक्स, और फिर आपके बिजनेस डिसीजन मेकिंग बनना शुरू हो जाती है। तो आपके पास अगर डेटा आ रहा है तो तमाम काम आप स्मूथली ऑटोमेटिकली करते चले जा सकते हैं। तो ये हमारे पास डेल की एक एग्जांपल थी जिनके पास डेफिनेटली बिजनेस एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं और वो ये काम करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास बात शुरू होती है परफेक्टली
इलास्टिक डिमांड की। अब यहाँ पर इलास्टिक डिमांड की तो बात हो रही थी, लेकिन अब आपके पास बात शुरू हो रही है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब देखते हैं ये क्या चीजें होती हैं। अच्छा, परफेक्टली का मतलब होता है कि एक्सट्रीम। अगर आपको ये दोनों इसके चार्ट्स ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा कि जब आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती थी, स्लोप जब आप पढ़ते थे मैथ्स में, या वर्टिकल लाइन आ जाती थी, ठीक है ना, तो ये हमारे पास इनके एक्सट्रीम्स हो जाते हैं। जैसे डिमांड कर्व होता है ना, मेरा माउस पॉइंटर की मूवमेंट देखें, डिमांड कर्व हमारे पास ऐसे होता है, ठीक है। अगर ये ऐसे है तो ये अगर ऐसे है तो इसको हम ऐसे करते 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 ये हमारे पास ऐसे वर्टिकल लाइन हो गई। आप देख रहे हैं मेरा माउस पॉइंटर की मूवमेंट देखते रहिए, ऐसे होते 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 ये डिमांड कर्व हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो इसकी एक्सट्रीम्स हैं ये, तो इनको फिर हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक if the own price elasticity is infinite। आपके पास वहां शुरू वो आखिर में क्या था, इनफाइनाइट का सिंबल आ गया था ना। वो इनफाइनाइट का सिंबल क्या बता रहा था कि हमारे पास वहां पर लाइन होते होते बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। डिमांड इज परफेक्टली inelastic if the own price elasticity is infinite in absolute value। इन दिस केस द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल। तो हमारे पास डिमांड कर्व उस केस में हॉरिजॉन्टल बन जाता है। अगर हम सिर्फ उसी को बनाएंगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। और अगर हम इन इलास्टिक की बात करेंगे, डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक इफ द ओन प्राइस इलास्टिसिटी इज जीरो। इन इलास्टिक अगर जीरो है तो हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक की बात हो रही होगी। इन दिस केस द डिमांड कर्व इज वर्टिकल। इस केस में हमारे पास डिमांड कर्व वर्टिकल हो जाता है। तो ये आपके पास इन इलास्टिक की बात हो रही है। ये ई क्यू पी अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या ये जीरो की तरफ आ रहा है, तो ये आपके पास ये वही एक्सट्रीम्स बता दिए गए हैं। इसीलिए बताने के लिए कि ये क्या चीज़ें होती हैं, मतलब ये है कि डिमांड कर्व अगर हमारे पास डायगोनली है तो वो किस तरह से हमारे पास उसकी फॉर्मेशन कैसी कैसी चेंज हो सकती है, बस ये बताने का मकसद था। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हमारे पास बात हो रही है फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओन प्राइस इलास्टिसिटी। ये जो ओन प्राइस इलास्टिसिटी है हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज हमने सारा यही डिस्कस किया है। इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओन प्राइस इलास्टिसिटी as it is used to assess the impact of price changes on sales volume and revenues। ये देखें, इसमें इस सेंटेंस में आपके पास एक मुकम्मल बात आपको नजर आ रही होगी। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओन प्राइस इलास्टिसिटी as it is used to assess the impact of price changes, ठीक है, on sales and volume and revenues, on sales volumes and revenues, ठीक है। as it is used, ठीक है, तो इसका मतलब है as it का मतलब है own price elasticity यूज की जा रही है यहाँ पर, जिसको हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। आलिया, आपको आवाज नहीं आ रही है, आप बाकी तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? आप में से कोई एक दो स्टूडेंट्स मुझे बता दें चैट एरिया में, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी, हसनैन और शरीफा, इन सबको आवाज आ रही है? आलिया प्लीज आप अपने इन पर चेक करें, या तो रीस्टार्ट कर लीजिए, रीजॉइन कर लीजिए। इन सबको आवाज आ रही है, इन सबको क्लियर आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप प्लीज अपने एंड पर चेक कर लीजिए ताकि ये इशू रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि आपने भी दोबारा से ज्वाइन किया है तो हो सकता है कि आपके एंड पर इंटरनेट का कोई इशू हो। हाँ, ये बात भी हो सकती है जवाहिर के ऑडियो नहीं किया हो, ज्वाइन नहीं किया हो, आप स्पीकर्स वगैरह चेक कर लीजिए प्लीज। चले हम कंटिन्यू करते हैं, आप इनको देखिए, और कोई पोर्शन किसी का मिस भी अगर हो जाए तो आप ये रिकॉर्डिंग्स भी बाद में सुन सकते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि क्लास खत्म होने के फौरन बाद आपको रिकॉर्डिंग्स व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूँ। चले हम बात अपनी कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओन प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होता है।
अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स, ये फिर कुछ चैट में हमारे पास है। नहीं आलिया, इसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे एंड पर, मेरे एंड पर कोई प्रॉब्लम होती या कोई इश्यू होता तो बाकी तमाम स्टूडेंट्स को भी आवाज़ नहीं आ रही होती। मेरे पास से आवाज़ सही जा रही है और स्टूडेंट्स सब आवाज़ बेहतर सुन रहे हैं। आपके एंड में इश्यू है, ठीक है, तो इसको आप ही रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको खुद ही रिजॉल्व करें, या तो जैसे आपको बता दिया है कि आप ऑडियो को चेक कर लीजिए, आप री ज्वाइन करके चेक कर लीजिए, तो यही आपके पास इसके सॉल्यूशंस होते हैं आमतौर पर। अदरवाइज कोई खास कोई बड़ी कोई मुश्किल बातें नहीं होती इसके अंदर। ओके, सो क्लास, हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स की बात होती है। द मोर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल फॉर द गुड, द मोर इलास्टिक द डिमांड फॉर इट। हमारे पास जो फैक्टर्स हमारे पास इलास्टिसिटी या इन इलास्टिसिटी की बातें करते हैं या उसका मैग्नीट्यूड चेंज करने में इफेक्ट करते हैं या असरअंदाज होते हैं, वो कौन से होते हैं? अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स। प्लस हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं इसमें। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे पास ऐसी होती हैं जैसे कि आप कोक पीना चाहते हैं तो आप उसकी जगह पर पेप्सी पी लो। आप बाटा शू लेने जा रहे हैं तो आपने सर्विस शूज ले लिए। ठीक है, तो आपके पास, आप फॉर एग्जांपल एक तरह का सेलफोन परचेज करने जा रहे हैं तो आपने दूसरे तरह का सेलफोन परचेज कर लिया। लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रही है, सिर्फ कंफ्यूजन कभी कभी होती है कुछ स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बात रिपीट करके बता रहा हूँ। तो उन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ये होता है कि अगर हम एक गुड यूज करते हैं तो उसके लिए हमें लाजमी दूसरी गुड चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर आप सेलफोन यूज करते हैं, अगर सेलफोन के साथ चार्जर नहीं होगा तो आप उसको चार्ज कैसे करेंगे? आप कंप्यूटर यूज करते हैं, अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप यूज कैसे करेंगे? ठीक है, अगर आप एक कार यूज करते हैं, अगर उसमें टायर नहीं होगा तो कार कैसे चलाएंगे? तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं जो उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए सपोर्ट में चाहिए होती हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, इसका मतलब होता है उनके ऑल्टरनेट्स। आप एक तरह का बॉल पेन परचेज नहीं करेंगे तो दूसरी तरह का कर लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से ये बात की जाती है। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। तो अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स मार्केट में ज्यादा अवेलेबल हों तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपको एक गुड परचेज करनी है और वो आपको पसंद नहीं आ रही तो आप फौरन दूसरी गुड को परचेज कर लेंगे। तो पहली वाली गुड का कस्टमर ऑटोमेटिकली कम हो गया, उसने उसको परचेज नहीं किया। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि अगर किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, ऊपर हमने भी डिस्कस किया था एग्जाम्पल में कि अगर सॉफ्टवेयर की प्राइस बढ़ रही है तो हमारे पास वो सॉफ्टवेयर कितना सेल होगा। तो अगर उसका ऑल्टरनेट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो फिर क्या होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करते हैं, या सभी लोग जनरली क्या करते हैं, अगर कोई सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है और वो ये कह दे कि मैंने इस पर कुछ फी इम्प्लीमेंट कर दी है, तो आप फौरन क्या सोचेंगे? यार देखो, ढूंढो इसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर है जो फ्री में हमें मिल रहा हो, तो आप फ्री की तरफ चले जाएंगे, या कम प्राइस में मिल रहा हो। तो दोनों बातें आप देखना शुरू करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? आप सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को ढूंढना शुरू कर देंगे फौरन ही, क्योंकि आपने वो काम करना है। ये तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल जब होती हैं, उससे हमारे पास हमारी इलास्टिसिटी पर फर्क पड़ता है। इसके बाद पॉइंट 2 है टाइम। डिमांड टेंड्स टू बी मोर इनइलास्टिक इन द शॉर्ट टर्म देन इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, जो इनइलास्टिक है वो शॉर्ट टर्म में ज्यादा इनइलास्टिक होती है डिमांड, और लॉन्ग टर्म के कंपैरेटिवली। The more time consumers have to react to a price change, the more elastic of demand for the good. ठीक है, अगर प्राइस चेंज हमें जो नजर आ रहा है, the more time consumers have to react to a change, a price change, अगर ज्यादा रिएक्ट करना पड़ेगा कंज्यूमर्स को, तो the more elastic the demand of the good, उनकी उनकी वो फिर उस चीज से हट जाते हैं। अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं
या प्राइस बहुत देर तक बढ़ी रहती है। प्लस फॉर एग्जांपल अगर कभी प्राइस टेम्परेरीली कम टाइम के लिए बढ़े, तो बहुत से कंज्यूमर ये कहते हैं कि चलो एक दफ़ा हमें कोई चीज़ महंगी मिल गई है तो चलो कोई बात नहीं, एक दफ़ा तो हमने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए या दो दफ़ा कर लिए। लेकिन अगर लगातार ही आपको लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के लिए ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़े, तो फिर आप सोचेंगे यार ये तो गड़बड़ की बात है, ये तो बात ही सही नहीं। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि कस्टमर्स वहां से हट जाते हैं। और फिर मजीद लिखा हुआ है कॉन्सेप्चुअली टाइम अलाउज द कंज्यूमर टू सीक आउट अवेलेबल सब्सटीट्यूट्स। तो फिर कॉन्सेप्चुअली, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारा जो टाइम है, जो आपको मैं यहाँ पे बताया कि अगर लगातार ही वहाँ पर प्राइस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएं, तो फिर डेफिनेटली आप होंगे या मैं होंगे तो हम क्या सोचेंगे, यार ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू करो, ये तो लगातार ही इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हमें पे करनी पड़ रही है। ठीक है, तो फिर हम उसके ऑल्टरनेट्स ढूंढना शुरू कर देंगे। आपको बताऊं क्लास, आपके पास के इलेक्ट्रिक की एग्जांपल है। हमारे पास अब 10 मिनट रह गए हैं सेशन 2 के। क्लास के इलेक्ट्रिक की एग्जांपल है। अगर वो कभी एक दफ़ा प्राइस बढ़ा दें, तो हम कहते हैं चलो यार एक दफ़ा प्राइस बढ़ा दी तो चलो काम हो गया। लेकिन अगर वो लगातार बढ़ाते जैसे वो बढ़ा ही रहे होते हैं, तो फिर लोग क्या कहते हैं, यार सब्स्टिट्यूट ढूंढो, करो कुछ तो निकालो इसका सोल्यूशन। इतनी प्राइसेस बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी कर दी है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि हमारे पास लोग फिर सोलर पैनल्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, या फिर वो गैस जनरेटर्स को यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह की ऑल्टरनेट्स, मतलब सब्स्टिट्यूट्स, लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताऊं कि एक ज़माने में, जैसे मैं आपको के इलेक्ट्रिक एग्जांपल बता रहा था, इनका कोई ऑल्टरनेट पहले नहीं था। सोलर पैनल्स भी कई साल पहले नहीं होते थे, और जनरेटर्स भी गैस के नहीं होते थे, पेट्रोल वैसे ही बहुत महंगा पड़ता। इसी तरह से एयरलाइंस होती थी। एक ज़माने में सिर्फ पीआईए हुआ करती थी, कोई और एयरलाइन होती नहीं थी, अगर हम 20 साल पहले की बात कर लें या शायद उससे भी ज़्यादा। तो फिर वो अगर प्राइस बढ़ाते थे तो लोगों को ज़्यादा प्राइस पर मजबूरन काम करना पड़ता था, उसको यूज़ करने पड़ती थी सर्विसेज। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने देखा, जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कहा यार कि प्राइसेस बहुत महंगी हैं, इतनी तो एक्सपेंस होता ही नहीं है, हम ऐसा क्यों ना करें कि हम अपनी खुद एक एयरलाइन ओपन कर लेते। तो उन्होंने ओपन की, चला दी एक एयरलाइन, मार्केट में लेकर आ गए और प्राइस कम रखी, लोगों ने फटाफट उन ऑल्टरनेट एयरलाइंस को यूज़ करना शुरू कर दिया। जब वो ऑल्टरनेट आ गए तो फिर दूसरी एयरलाइन आ गई, फिर तीसरी आ गई, तो इस तरह से एयरलाइंस आती चली जाती हैं। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली जो, जैसे पीआईए है, तो वो फिर अपनी डिमांड को इन इलास्टिक करने के लिए फिर सोचते हैं कि हमें भी प्राइस कुछ कम करनी चाहिए, नहीं तो हमारे पास तो कस्टमर आएंगे ही नहीं। तो ये सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से सारी बातें हम इनको प्लान कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। अब इसमें हमारे पास पॉइंट 3 है, एक्सपेंडिचर शेयर। Goods that comprise a relatively small share of consumers' budgets tend to be more inelastic than goods for which consumers spend a sizable portion of their income. Plus, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक किसी इंसान की कोई एक इनकम है, और वो कहता है कि यार मैं कभी कभी एक बर्गर खाता हूँ, उसकी प्राइस बढ़ गई है, कोई बात नहीं, चलो मैं महीने में 2 दफ़ा खा लेता हूँ या एक दफ़ा खा लेता हूँ, तो प्राइस बढ़ भी गई है तो चलो कोई बात नहीं, मैं अफोर्ड कर लूँगा। लेकिन वो कहता है कि यार मेरे पास जो पेट्रोल की प्राइस है वो बढ़ गई है, और मुझे रोज कार ड्राइव करनी है, और मेरा एक्सपेंस महीने में एकदम से ज़्यादा हो गया, और मेरा एक बड़ा अपनी सैलरी का पोर्शन पेट्रोल पे खर्च हो रहा है। तो मैं क्या सोचूं कि मैं किसी फ्रेंड के साथ, किसी कुलीग के साथ चला जाया करूं अपने ऑफिस, अपनी जॉब पर, या मैं इसके अलावा क्या सोचूं? तो इस तरह से अगर हमारी एक्सपेंडिचर का एक ज़्यादा बड़ा पोर्शन किसी चीज़ पर खर्च हो रहा है, तो हम उसके लिए जल्दी कुछ ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट सोचते हैं। लेकिन अगर कुछ छोटा सा पोर्शन खर्च हो रहा है, तो फिर हम कहते हैं चलो यार ये कोई बात नहीं, चलता है। इस सेंटेंस को दोबारा से पढ़ते हैं। गुड्स दैट कॉम्प्रोमाइज
a relatively small share of consumers' budget tend to be more inelastic than goods for which consumers spend a sizable portion of their income. ठीक है, अगर कोई चीज आपके पास ज्यादा आपकी सैलरी का पोर्शन या इनकम का पोर्शन कंज्यूम कर ले, तो फिर आपको उसके सब्स्टिट्यूट्स की तरफ जाना पड़ जाता है, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ ही यही रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओन प्राइस इलास्टिसिटी। अब ओन प्राइस इलास्टिसिटी में क्या बातें थी? इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। तो यूनिटरी तो हमें पॉइंट मिल ही जाता है, लेकिन हमारे पास इन इलास्टिक जिसमें हम अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की तरफ होते हैं, और इलास्टिक जिसमें हमारा रेवेन्यू कम हो रहा होता है। ठीक है, तो हमें बीइंग बिजनेसमैन इन चीज़ों को समझकर इनकी कैलकुलेशंस करके अपनी प्राइसेस को सेट करना चाहिए मार्केट में, इन सब चीज़ों को देखकर, जिन वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लास हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चंद एग्जाम्पल्स की तरफ आ रहे हैं। अब हमारे पास एक बात आ रही है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस price elasticity, a measure of the responsiveness of the demand for a good to change in the price of a related good, the percentage change in the quantity demanded of one good divided by the percentage change in the price of the related good. क्लास में ये 2.5 लाइन का पैराग्राफ इसलिए पढ़ता चला गया कि ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। हमने ऊपर जो ये डेफिनेशन पढ़ी है ये यही है, इसमें कोई और चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब मैं इसको दोबारा से नहीं पढ़ रहा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पास इस तरह से काम कर रही है। अब हमारे पास यहाँ पर जो इसका एक फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला को देखें तो ये फॉर्मूला भी उसी तरह से हमें नजर आ रहा है। EQP, परसेंटेज चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स good divided by percentage change of price in y good। अब हम यहाँ पर क्योंकि क्रॉस प्राइस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर देखें EQP भी गौर से देखें, EQ X प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ Y प्रोडक्ट। तो हम एक की क्वांटिटी ले रहे हैं और Y प्रोडक्ट की हम प्राइस ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे इन चीजों को कंपेयर करेंगे, तो इसको कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। अभी तक हम ऊपर जितनी भी डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं उसमें हम एक ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी ले रहे थे और उसी प्रोडक्ट की हम प्राइस भी ले रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या बात करते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वांटिटी एक प्रोडक्ट की है और प्राइस दूसरी प्रोडक्ट की है। लेकिन आपकी आसानी के लिए फॉर्मूला देखें वैसे का वैसा ही है, सिर्फ सफिक्स में जो छोटा सा राइट साइड पे नीचे x लिखा हुआ है या y लिखा हुआ है, बस ये चेंज आ रहा है। अब कैलकुलस का इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है वो भी आप देख लीजिए, इसमें भी आपके पास सिर्फ x और y का ही चेंज नजर आ रहा है, बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं है। अब क्लास हमें नीचे लिखा नजर आ रहा है डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 3-1, और आपको पता है कि जब ऐसी बात लिखी हुई हो तो इसका मतलब होता है कि हम अब आपकी बुक की तरफ मूव कर रहे हैं और वहां पर जाकर हम आपकी बुक में देखेंगे हमारे पास 3-1 ज़रा वेट कीजिएगा, मैं ज़रा इसको लिंक कर दूं और आपको मैं वहां तक लेकर आ जाऊँ ताकि हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व एग्जाम्पल को देख सकें। बस 1 मिनट वेट कीजिएगा और मेरे ख्याल से जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे ये सब काम करते करते और मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूँगा तो हमारा यहाँ पर टाइम जो है वो एंड होने वाला है, एंड हो जाएगा और फिर हमारे पास हमें दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से क्लास जैसा आपने अभी उसी लिंक से ज्वाइन कर लिया था तो आपके पास प्रॉबेबली उसी लिंक से ही ज्वाइन हो जाएगा। बस ये क्लास हमारे पास ये एग्जांपल आ ही गई है, मैं आपसे इसको शेयर कर लूँ और
जी क्लास ये हमारे पास 1 मिनट से कम रह गया हमारे पास टाइम इस सेशन 2 का। आप मुझे चैट में जल्दी से बता दीजिए कि क्या आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 3-1 नजर आना शुरू हो गई। आपको ये प्रॉब्लम नजर आना शुरू हो गई क्लास? ओके, थैंक यू, गुड। चलें, इसको हम पढ़ते हैं, कम से कम पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हमारे पास टाइम खत्म ही हो रहा है हमारे पास। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन में प्रॉब्लम 3-1 में लिखा हुआ है, यू हैव जस्ट ओपन अ न्यू ग्रोसरी स्टोर, every item you carry is generic beer, generic bread, generic chicken, etc. प्लस आपको चीज़ बताऊं कि क्योंकि ये बुक्स अमेरिकन और ये नॉन मुस्लिम्स की लिखी हुई होती हैं और उनको